नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टेप्स में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही थी कि अपन एक अपना यूपीएससी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें ज्योग्राफी, रीजनिंग और मैथ्स की अपनी क्लास लगाएंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि जिस दिन हम यूपीएससी की रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट करें, ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करें। आज का हम जो टॉपिक लेके आए वो टॉपिक भी यूपीएससी बेस्ड पे है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी रियल में कर रहे हो, यानी वास्तविकता से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है ज्योग्राफी पे, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी ऑल ओवर वर्ल्ड से पूछी जानी है। सारे संसार की जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है वो यूपीएससी की एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो करना है ज्योग्राफी पे। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। लेकिन मैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यहाँ से एक सही प्रेरणा मिल सके, एक सही शिक्षा मिल सके और वो भी अपने जो रिजल्ट है उसको इम्प्रूव कर सके। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्जस डी बफन के सिद्धांत की। यानी जो भूगर्भिक इतिहास जो वैज्ञानिक हैं उनमें जो सबसे पहला सिद्धांत था वो जॉर्जस डी बफन का था। और जॉर्जस डी बफन के सिद्धांत की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जॉर्जस डी बफन क्या कहते हैं? जॉर्जस डी बफन के अनुसार, जॉर्जस डी बफन का सिद्धांत जो सबसे पहला सिद्धांत और एक तर्कपूर्ण था, नहीं उनकी जो उन्होंने जो बातें बताई पृथ्वी के बारे में या हमारे जो भूगोल है उसके बारे में, वो बातें सबसे पहले, यानी पहली बार सबसे पहले उन्होंने बताया और वो बातें तर्कपूर्ण लगी। उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि एक जो बहुत बड़ा विशालकाय धूमकेतु है, एक बहुत बड़ा विशालकाय धूमकेतु जो है वो सूरज से टकराया। वो सूरज से टकराया और सूरज से टकराने के बाद में क्या, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अपन कोई दो पत्थरों को आपस में टकराते हैं तो पत्थर आपस में टूटते हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ा जो धूमकेतु था वो सूरज से टकराया होगा, जिससे अधिक मात्रा में पदार्थों का उत्सर्जन हुआ। देखो, एक दो पत्थरों को जब टकराते हैं आपस में, अपन टकराते हैं, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भिड़ाना, भिड़ाते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है कि वो पत्थर टूटते हैं और उनसे छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। उनका क्या हुआ कि बहुत सारे पदार्थों का उत्सर्जन हुआ और वो आपस में क्या हो गए, बिखर गए, यानी दूर 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 बिखर गए। ये जो बिखरे हुए पदार्थ थे, ये जो छोटे छोटे थे जो बिखर गए थे, वो जब आपस में वापस मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। यानी इनके ये जो कहते हैं उनके वो ग्रह बन गए। और जो इनके छोटे पिंड थे वो टकराए, कुछ बड़े हिस्सों में टूट गए, कुछ छोटे हिस्सों में टूट गए। बड़े वाले जो हिस्से थे वो किसमें बदल गए, ग्रहों में बदल गए। और छोटे वाले हिस्से किसमें बदल गए, जो छोटे पिंड थे वो उपग्रहों में बदल गए, यानी वो क्या बन गए, उपग्रह बन गए। और जो कुछ पदार्थ थे उसके अलावा भी जो बचे हुए पदार्थ थे वो क्या हुआ उनके साथ में, वो पदार्थ अंतरिक्ष में विलीन हो गए, अंतरिक्ष में खो गए, विलीन हो गया, इधर उधर चले गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। बाकी जो था, बड़े पिंड थे वो ग्रह बन गए, छोटे वाले जो पिंड थे जो बड़े पिंड थे वो आपस में मिलकर ग्रह बन गए, छोटे पिंड जो थे वो उपग्रह बन गए, और जो सबसे छोटे थे वो क्या हो गया उनके साथ में, वो अंतरिक्ष में विलीन हो गए। तो ये था जॉर्जस डी बफन का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्जस डी बफन की। जॉर्जस डी बफन जो एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे और उनका भी एक सिद्धांत है कि भूमि जो हमारी जो अर्थ है या हमारी जो भूगोल है उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्जस डी बफन की। जॉर्जस डी बफन का जो सिद्धांत है, यानी जॉर्जस डी बफन ने भौगोलिक जो प्रक्रिया है या उनका जो प्रोसीजर है उसका सबसे पहले सिद्धांत दिया था। सबसे पहला सिद्धांत जो इसका है जॉर्जस डी बफन का। और इनका जो इन्होंने जो बातें बताई भूगर्भ के बारे में, धरातल के बारे में, या हमारा जो इतिहास है पृथ्वी है उसके बारे में, इनकी बातों को तर्क मिला हुआ है।
तर्क मिलन, लोगों ने इनकी बातों को माना है, जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इनकी बातों को माना है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। कैसे? इन्होंने क्या कहा है, देखो, इन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा या विशालकाय जो धूमकेतु है, विशालकाय धूमकेतु है, वो सूरज से टकराया होगा, सूरज से टकराया होगा। अब टकराने के बाद में क्या होता है कि वो छोटे छोटे हिस्सों में बदल जाते हैं। जैसे अपन दो पत्थरों को आपस में टकराते हैं, दो पत्थरों को आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद में क्या होता है, वो पत्थर हैं उनसे छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। कुछ पत्थर, यानी दो बड़े पत्थर को टकराने से क्या होता है, छोटे पत्थर बन गए, और उन छोटे पत्थरों में कुछ का आकार बड़ा होता है और कुछ का आकार छोटा होता है। उसी तरीके से यहां हुआ, क्या हुआ कि विशालकाय धूमकेतु सूर्य से टकराया होगा, जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का उत्सर्जन हुआ, मीन्स अलग अलग पदार्थ हो गए। जो बड़ा धूमकेतु था वो छोटे छोटे हिस्सों में बदल गया। अब क्या होता है, उत्सर्जन हुआ यानी छोटे हिस्सों में बदल गया। ये जो बिखरा हुआ पदार्थ जो है, बिखरा हुआ जो पदार्थ है, ये संगठित हुआ, यानी इनके बड़े जो टुकड़े थे, वो बड़े टुकड़े संगठित होकर क्या बनाते हैं, बड़े टुकड़े थे वो संगठित हो गए और किसमें बदल गए, ग्रह बन गए। वो क्या बन गए, ग्रह बन गए। देखो, पत्थर को टकराया, छोटे छोटे हिस्से बने उसके, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि और छोटे बन गए, यानी सारे हिस्से बराबर नहीं थे ना। कोई भी पत्थर को हम टकराते हैं, वो टूटता है, टूटने के बाद में वो अलग अलग हिस्सों में बदल जाता है, लेकिन सारे जो उसके पार्ट्स, सारे जो हिस्से हैं वो इक्वल नहीं थे, सारे समान नहीं थे। कुछ छोटे हिस्सों में बन जाते हैं, कुछ उससे छोटे बन जाते हैं, कुछ और छोटे बन जाते हैं, कुछ बड़े बन जाते हैं। जो बड़े वाले हिस्से थे, बड़े वाले हिस्से जो थे वो आपस में संगठित हो गए, यानी एक जगह मिल गए, एक जगह मिल जाते हैं। मिलने के बाद वो क्या बनाते हैं, ग्रह, उनसे ग्रह बन जाते हैं, यानी ग्रह में वो रूपांतरित हो जाते हैं। और उससे छोटे जो हिस्से थे, उनसे जो ग्रह बन गए, उनसे छोटे जो हिस्से थे वो किसमें बदल गए, उनसे छोटे पिंड उपग्रह में बदल गए। लेकिन छोटे वाले जो पिंड थे वो किसमें बदल गए, उपग्रह में बदल गए। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे थे जो अंतरिक्ष में विलीन हो गए। अंतरिक्ष में विलीन हो गए मीन्स वो वहां से खो गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा, और ऐसा ऐसा कुछ। यानी यह था जॉर्ज डी बफन का जो सिद्धांत, उसके अनुसार एक बहुत बड़ा विशालकाय, एक विशालकाय जो धूमकेतु वो सूरज से टकराया, वो छोटे छोटे हिस्सों में बदल गया। उन छोटे हिस्सों में जो बड़े आकार के थे वो आपस में क्या हो गए, संगठित होकर ग्रह बन गए, और उससे छोटे जो थे वो क्या हुआ, उनसे छोटे छोटे जो पिंड थे वो किसमें बदल गए, उपग्रह में बदल गए। और कुछ हिस्से ऐसे भी थे उनमें से जो कि क्या हो गए, अंतरिक्ष में विलीन हो गए। दूसरा जो अपना सिद्धांत आता है भूगर्भिक इतिहास के बारे में, भूगर्भिक विज्ञान के बारे में, वो है इमैनुअल कांट का गैसीय पिंड सिद्धांत। यानी इमैनुअल कांट जो है वो भी अपने क्या थे, भूगर्भवेत्ता थे या भूगर्भ के वैज्ञानिक थे। और इनका इतिहास, इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है इमैनुअल कांट का गैसीय पिंड सिद्धांत, जो इन्होंने दिया 1755 में, 1755 में। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये कहते हैं कि बहुत सारे जो पदार्थ थे, बहुत सारे जो पदार्थ थे वो छोटे और ठंडे कणों के रूप में थे। यानी जो पदार्थ था वो छोटे छोटे कण थे उसके, और वो ठंडा था, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण जो था उसके कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, एक दूसरे की ओर वो आ गए। और फिर क्या होता है, इस प्रक्रिया में कणों का कोणीय वेग एवं तापमान उस स्तर तक ज्यादा हो गया, यानी उस पोजीशन तक पहुंच गया, यानी बहुत ज्यादा उनका टेम्परेचर हो गया, जहां से वे गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो गए। यानी उनका जो कोण है, जो कोणीय वेग है, या फिर उनका जो टेम्परेचर वो इतना ज्यादा हो गया कि इतना ज्यादा हो गया जहां से कोई भी चीज है वो गैस के रूप में बदल जाती है। कोई भी चीज है गैस में बदल जाती है, उसी तरीके से इनका जो टेम्परेचर है वो भी उतना ज्यादा हो गया जहां से वो किस में बदल गए, गैस में बदल गए। गैस में बदलने के बाद में क्या होता है, उच्च कोणीय वेग के कारण, यानी बहुत ज्यादा कोणीय वेग होने के कारण उत्पन्न एक बहिर्मुखी बल, यानी बहुत जो ज्यादा बल था, उस बल के कारण पदार्थ को अभिकेंद्रीय गोलाकार वलयों के रूप में गर्म गैसीय पिंड से अलग कर दिया। यानी वो वहां से क्या हो गए, गैसीय पिंड से अलग हो जाते हैं। ये गोलाकार वलय ही ठंडा होकर वर्तमान ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी जो
वलय थे, वलय मीन्स छोटे छोटे कण मिलके जो बड़ा कण बनाते हैं, छोटे छोटे कण मिलके बड़ा जो कण बनाते हैं उसको वलय बोला है। ये जो वलय है, वलयों के रूप में गैसीय पिंड से अलग कर दिया। ये गोलाकार वलय, यानी उनकी आकृति कैसे थी, गोल, यानी गोलाकार वलय ही ठंडा होकर वर्तमान ग्रहों के रूप में बदल गए। यानी ये जो वलय थे, छोटे छोटे कणों से बने हुए पिंड जो थे, वो ग्रहों के रूप में बदल गए। और यही प्रक्रिया ग्रहों के उपग्रहों की उत्पत्ति के दौरान उत्पन्न संचालित हुई। यानी जो ग्रह हैं उनके उपग्रह भी तो है ना, जो ग्रह हैं जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, दूसरा ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तो ग्रहों के जब उपग्रह बने तो भी यही प्रक्रिया क्या हुई, संचालित हुई। तो यह था एमेनुएल कांट का गैसीय पिंड सिद्धांत। और अब हम आगे वाले देखते हैं जो थर्ड नंबर का है। देखिए आगे, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, जो थर्ड अपना जो सिद्धांत है वह लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, जो इन्होंने दिया था 1796 में, इन 1796 की बात है। यह सिद्धांत तो 1796 का है। इसमें क्या बताया है, इसमें बताया कि आद्य पदार्थ एक गर्म और परिभ्रमणशील मीन्स जो घूमते रहते थे। आद्य पदार्थ मीन्स जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आद्य पदार्थ एक गर्म और परिभ्रमणशील गैसीय पिंड के रूप में था। किसके रूप में था, गर्म और परिभ्रमणशील गैसीय पिंड के रूप में। यानी गैस का एक पिंड था वो, और परिभ्रमणशील था, यानी घूमता था, चक्कर लगाता था, वो काट मीन्स घूमता रहता था, उसके रूप में था, जिसे निहारिका नाम दिया गया। यानी वो जो गैसीय पिंड था, ये जो गैसीय पिंड था, इसी को क्या बोला, निहारिका नाम दिया गया है। इस पिंड द्वारा ठंडा हो जाने की प्रक्रिया में अपना कुछ आयतन खो देने पर, यानी ये जो पिंड था जब ये ठंडा हो रहा होता है, यानी इसकी जब ये ठंडा हो रहा होता है उस पोजीशन में अपना कुछ हिस्सा या कुछ आयतन ये खो देता है, यानी उसका कुछ हिस्सा, कुछ जो आयतन है वो लेप्स हो जाता है। उस पोजीशन में खो देने पर इसकी परिभ्रमण गति में वृद्धि हो गई। यानी इसकी परिभ्रमण गति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी उसकी जो गति है वो तेज हो गई। जैसे अपन एक 100 किलो का कोई वेट लेके चलते हैं तो हमारी जो वॉकिंग है, जो हमारी स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन हम एक 10 किलो का वेट लेके चलते हैं तो 10 किलो के वेट में क्या होता है, हम ज्यादा तेज चल सकते हैं। उसी तरीके से इनका आयतन खो गया, इनका आयतन कम हो गया था, इससे इनकी जो चलने की गति है, घूमने की गति है, उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, वो तेज गति से घूमने लग गए। इससे क्रमिक प्रभावों का पड़ना शुरू हो गया। क्रमिक प्रभावों का पड़ना शुरू होना मतलब जो ऐसे प्रभाव जो रेगुलेशन में आते हैं, यानी एक के बाद में एक प्रभाव का आना, एक के बाद में एक प्रॉब्लम का आना, एक के बाद में एक जो भी दिक्कत है उसका आना। ऐसे जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसको टाइम पे अगर उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या होता है, एक के बाद में एक कई बीमारियां उसको आने लग जाती हैं, बुखार जुकाम वगैरह कई चीजें हो जाती हैं। उसी तरीके से इस पर भी क्या हुआ कि इसके जो क्रमिक प्रभाव थे, जो अलग अलग प्रभाव इस पर इफेक्ट होने थे, वो इफेक्ट होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यानी क्रमिक प्रभावों का पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि पिंड का अपकेंद्रीय बल भी साथ साथ बढ़ चुका था। पिंड का अपकेंद्रीय बल जो है वो साथ साथ बढ़ गया था। ठीक है, जिससे निहारिका पदार्थ पिंड ने विस्वत होना शुरू कर दिया। निहारिका का जो पदार्थ पिंड था उसने क्या कहते हैं, विस्वत होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी विस्वत होना स्टार्ट कर दिया। दूसरी ओर यह पदार्थ पिंड के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर खींचा जा रहा था। यानी गुरुत्वाकर्षण जो था ना, उसके कारण वो अंदर की ओर जा रहा था, जिस ओर वो जा रहा था उससे और तेज गति से वो अंदर की ओर जा रहा था। लेकिन अपकेंद्रीय बल की अधिक तीव्रता से बढ़ने के कारण विस्वत पर मौजूद कुछ पदार्थ पिंड एक परिभ्रमणशील वलय के रूप में मुख्य निहारिका से अलग हो गए। यानी कुछ जो पिंड थे वो वहां से अलग हो गए। यह था हमारा तीसरा लाप्लास का निहारिका परिकल्पना थे। और अब हम देखेंगे इसका चौथा सिद्धांत जो है उसके बारे में। दोस्तों आप देखते हैं चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। यानी चैम्बरलिन और मोल्टन जो हैं, दोनों ही जो भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं, उनका क्या कहना था इसके बारे में। हमारे जो पृथ्वी है या हमारा जो
पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में उनका क्या कहना है, इनका सिद्धांत क्या कहता है। इनका सिद्धांत था चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जो 1900 में यानी 1900 सन जो था उसमें इन्होंने दिया था। और इसमें क्या कहा इन्होंने, इनका कहना क्या है, इनका कहना है चैम्बरलिन और मोल्टन के अनुसार, चैम्बरलिन और मोल्टन के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो निहारिकाओं से हुई है। यानी ये कहते हैं कि जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति दो निहारिकाओं से हुई है। कैसे, पहले सूर्य ने अपने उच्च तापमान के कारण पदार्थों को हजारों किलोमीटर दूर धकेल दिया, यानी प्रक्षेपित कर दिया। यानी सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा हो गया था और उस कारण से जो पदार्थ थे वो हजारों किलोमीटर दूर, यानी बहुत दूर चले गए थे, जिसे सुप्त और ज्वालाएं कहा गया। जिसे क्या बोला गया, सुप्त और ज्वालाएं। दूसरी निहारिका ने सूर्य के पास से गुजरते हुए, दूसरी जो निहारिका थी वो सूर्य के पास से गुजर रही थी या परिक्रमा कर रही थी या जा रही थी, वहां से गुजरते हुए अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है उसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उस शक्ति के कारण कुछ पदार्थों को आकर्षित किया, कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे सूर्य द्वारा प्रक्षेपित पदार्थ, जो सूर्य द्वारा दूर धकेले गए जो पदार्थ थे ना, वो पदार्थ सूर्य की बजाय दूसरी निहारिका, वो निहारिका जिसने उनको अपनी ओर आकर्षित किया था, उसकी यानी सूर्य को छोड़कर उस निहारिका की परिक्रमा करने लग गए। यानी सूर्य द्वारा धकेले गए पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जो दूसरी निहारिका की ओर आकर्षित हो गए थे, उसे निहारिका की क्या करने लग गए, परिक्रमा करने लग गए। इस पदार्थ के कण, यानी जो भी पदार्थ था उसके कण संघनित होकर ग्रहों में बदल गए। संघनित का मतलब है एक साथ जुड़कर या संगठित होकर ग्रहों में बदल गए, यानी वो आपस में मिल गए और मिलने के बाद क्या बन गया, ग्रह बन गए। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उष्मा उत्पन्न हुई, यानी गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया थी ना, वो आपस में मिले, उसी कारण बहुत सारी गर्मी जो है वो उत्पन्न हुई, उष्मा उत्पन्न हुई। ज्वालामुखी उद्गारों एवं परिक्रमारत पदार्थ से निःसृत गैसीय तत्वों ने पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किया। और ये जो रीजन था लास्ट वाला, कौन सा, कि ज्वालामुखी के उद्गारों, ज्वालामुखी जो निकलते हैं उसके कारण परिक्रमारत पदार्थ से निःसृत मींस निकले हुए गैसीय तत्वों ने, जो उनकी क्या नाम, निकले हुए पदार्थ, जो पदार्थों में जो गैसीय तत्व थे, उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किया। ठीक है, ये बात यहां पर बता दी। तो इस तरीके से यह था चैम्बरलिन तथा मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना। और इसके बाद में अपन दो सिद्धांत और पढ़ने वाले हैं। वो जो दो सिद्धांत है वो अपन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा पढ़िए, क्योंकि आपको बोरिंग जरूर लग रहा है लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हमारे नोट्स वगैरह में से मिलेंगे आपको। और हमारे नोट्स आप टेलीग्राम पे मैसेज करके ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जहां तक हो उसके जितना ज्यादा उसके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारी ओर से आपकी बधाई होगी। थैंक यू।